बहुत समय पहले की बात है। मणिपुर नाम के एक सुंदर और शांत गांव में दो भाई रहा करते थे। बड़े भाई का नाम रवि था और छोटे भाई का नाम आकाश। दोनों भाई स्वभाव में एक दूसरे से बहुत अलग थे। जहां रवि गंभीर और समझदार था, वहीं आकाश चंचल और उत्साही था। आकाश ने माँ बाप की दी गई छोटी सी जमीन को अपनी मेहनत और लगन से खेती में तब्दील कर दिया। हालांकि रवि की चालाकी और संपत्ति हड़पने का दर्द उसके दिल में गहराई से बसा था। वह हर दिन सोचता, क्या माँ बाप की जायदाद पर केवल बड़े भाई का ही अधिकार था। लेकिन आकाश ने कभी झगड़े का रास्ता नहीं अपनाया। उसने अपनी जमीन को ही अपनी ताकत बना लिया और मेहनत से अपना और अपने बेटे राजू का भविष्य संवारने का सपना देखा। लेकिन रवि उसे छोटी सी जमीन को देखकर भी आकाश से खुश नहीं था। वह सोचता था कि वह जमीन भी उसके नाम पर हो जाए, क्योंकि हरीश की जमीन बहुत ही उपजाऊ और बहुत ही अच्छी थी। उसमें कम मेहनत में ही अच्छी फसल आ जाया करती थी। यह बात रवि को बर्दाश्त नहीं हुआ करती थी। ऐसे ही एक दिन रवि आकाश के खेतों में आता है। अरे आकाश, मैंने सुना है कि तू अपने बेटे को शहर में पढ़ा रहा है। बड़ा काम कर रहा है तू। पर भाई, इतनी छोटी सी जमीन में तेरा गुजारा कैसे हो रहा है? सब ठीक तो चल रहा है? भाई, ठीक तो नहीं है, पर क्या करूं? बस इसी जमीन पर खेती करके जो मिलता है उसी से बेटे की पढ़ाई और घर का खर्चा चला रहा हूं। मुश्किल तो बहुत है, पर भगवान पर भरोसा है। देख आकाश, मेरी एक सलाह सुन। तू क्यों इतनी तंगी में खुद को और अपने परिवार को तकलीफ दे रहा है? ऐसा कर, मुझसे कुछ पैसे उधार ले ले। अपनी ये छोटी सी जमीन मेरे पास गिरवी रख दे। जब तेरा बेटा पढ़ लिख जाएगा और कमाने लगेगा तो पैसे चुकाकर अपनी जमीन वापस ले जाना। नहीं भाई, ये कैसे हो सकता है? ये जमीन तो मेरी और मेरे परिवार की इकलौती रोजी रोटी है। इसे गिरवी रख दूं तो हम खाएंगे क्या? मैं इसे नहीं दे सकता। अरे, मैं तेरा बड़ा भाई हूं, तुझसे मजाक थोड़ी कर रहा हूं, तेरे भले की ही बात कर रहा हूं। देख, पढ़ाई सस्ती थोड़ी होती है, तुझे कहीं ना कहीं से पैसे लाने ही पड़ेंगे। इससे अच्छा अपने भाई से ले ले। भाई, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, पर यह जमीन मेरी जिंदगी है। मैं इसे गिरवी नहीं रख सकता। मैं कहीं और से उधार ले लूंगा, लेकिन इस जमीन को छोड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता। तेरी मर्जी आकाश, मैं तो तेरा बड़ा भाई हूं, तुझसे नाते की वजह से बोल रहा था। सोच ले, जरूरत पड़े तो बता देना। नहीं भाई, मेरे पास कुछ और भले ही ना बचे, लेकिन ये जमीन मेरे पास रहेगी। मैं अपनी मेहनत से ही बेटे को पढ़ाऊंगा। ये सुनकर रवि गुस्सा होकर चला जाता है। रवि अपने घर जाकर सोचता है, आकाश बेटा, अगर तू मेरा छोटा भाई है तो मैं भी तेरा बड़ा भाई हूं। तुझे जमीन तो मुझे देनी होगी, इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। रवि आकाश के घर जाता है। सुन आकाश, अगर तू मुझसे पैसे नहीं लेना चाहता तो मत ले, पर एक बात तो सुन ले। इतनी छोटी जमीन से तू अपने बेटे को कैसे पढ़ाएगा और तेरा घर का गुजर बसर कैसे होगा? भाई, ये बात तो आप सही कह रहे हो, पर मैं कर भी क्या सकता हूँ? मेरी हालत आपसे छुपी थोड़ी है। देख आकाश, तू मेरा छोटा भाई है, इसलिए मैं हमेशा तेरे बारे में सोचता हूँ। मैंने तय किया है कि मेरी जो बड़ी जमीन है वो तू ले ले, उस पर काम करना शुरू कर दे। इससे तुझे ज्यादा फायदा होगा। पर भाई, आपकी जमीन और फिर मुझ पर इतना बड़ा भरोसा नहीं करूंगा तो और किस पर करूंगा? तू मेहनत करेगा तो सब ठीक होगा। उस जमीन पर खेती कर, कुछ प्लान बना। तुझे कोई मुआवजा देने की जरूरत नहीं है, ये मैं तुझसे खुद दिल से कह रहा हूं। भाई, आप सही कह रहे हो। अगर आप इतना बोल रहे हो तो मैं आपकी बात मान लेता हूँ। आपकी बड़ी जमीन ले लूंगा और अपनी जमीन को ऐसे ही छोड़ दूंगा। यही सही रहेगा। देख, ये कदम तेरे लिए और तेरे बेटे के भविष्य के लिए जरूरी है। ठीक है भाई, कल सुबह मैं आ जाऊंगा, फिर देखते हैं क्या करना है। बिल्कुल, कल आ जाना, मिलकर सब प्लान करेंगे। आकाश, आजा, चल पहले कागजात पर हस्ताक्षर कर दे। सब जल्दी निपटा लेते हैं ताकि तेरी नई जमीन की तैयारी शुरू हो सके। भाई, ये कागजात किस चीज के हैं? मुझे पढ़ना लिखना तो आता नहीं। अरे आकाश, मुझ पर शक है क्या? ये कागज बस जमीन के काम को लेकर हैं, मेरे और तेरे बीच सब ठीक रखने के लिए। तू बस अंगूठा लगा दे। अच्छा भाई, अगर आप कह रहे हो तो ठीक है, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। रवि बड़ी चालाकी से आकाश से अंगूठा लगवा लेता है और सारी जमीन अपने नाम कर लेता है। अगली सुबह जब आकाश खेत पर चलो, अब इस जमीन को जल्दी से हरा भरा कर देता हूँ ताकि खेती अच्छी आ सके और मैं अपना घर पर गुजारा कर सकूं और अपने बेटे को पढ़ा सकूं। कुछ ही दिनों में फसल हरी भरी आती है। ये देखकर आकाश बहुत ही खुश हो जाता है। भैया तो सच ही कह रहे थे, इस जमीन की उपज वाकई बहुत अच्छी होती है। इतनी अच्छी फसल तो मैंने पहले कभी नहीं देखी। लगता है
मेरी मेहनत रंग लाई। इतना बोलकर वह अपने घर चला जाता है। अगली सुबह आकाश अपनी जमीन पर पहुंचता है। सुबह की धुंध में दूर से फसलें झूमती हुई लग रही थीं, लेकिन जैसे ही वह पास आता है उसका दिल बैठ जाता है। सारी फसल मुरझा चुकी थी। ये क्या हो गया? कल तक तो फसल कैसी लहलहा रही थी, अब ये मुरझा क्यों गई? तभी वहाँ एक बुजुर्ग आदमी आता है। आकाश बेटा, तुझे ये जमीन किसने दी? ये जमीन मेरे भाई ने दी थी। उसने कहा था कि ये मेरी मदद के लिए है। बेटा, ये जमीन बंजर है, यहाँ कई सालों से कोई फसल टिकती नहीं। जो भी उगता है वो जल्दी खराब हो जाता है। नहीं, ये कैसे हो सकता है? मैंने इतनी मेहनत की थी और कल तक फसल कितनी अच्छी दिख रही थी। ये जमीन ऊपर से ठीक दिखती है, लेकिन अंदर से खराब है। तूने मेहनत की, पर ये जमीन तेरा साथ नहीं दे सकती। भाई ने मुझे क्यों धोखा दिया? उसने कहा था ये जमीन मेरे लिए सबसे अच्छी है। क्या उसे सच में मेरी परवाह नहीं थी? आकाश अपने भाई के पास जाता है। भाई, मैं आपकी जमीन पर अब काम नहीं करूंगा। वह जमीन बंजर हो गई है। कल से मैं अपनी जमीन पर काम करूंगा। कौन सी जमीन की बात कर रहा है तू? वह जमीन अब मेरी है। ये क्या कह रहे हो भाई? वह जमीन तो मेरी है। अरे, भूल गया क्या? जब मैंने तुझे अपनी जमीन दी थी तो तुझे दस्तखत करवा लिए थे। अब वह जमीन मेरी हो गई है। आप क्या कह रहे हो भाई? मैंने तो कहा था कि मैं अपनी बड़ी जमीन पर जुटा करके ले लूंगा, और आप मुझे मेरी जमीन ऐसी छोड़ने को कह रहे थे। हाँ, वो सब तो मैंने तुझे धोखा देने के लिए किया था। अब वह जमीन मेरी हो गई है। अब निकल यहाँ से। भाई, ये कैसे हो सकता है कि मेरी मेहनत से खरीदी हुई जमीन अब तुम्हारी हो गई? मैं चुप नहीं बैठूंगा। इसकी जवाबदेही तुमको देना पड़ेगी। देख आकाश, जो हुआ सो हुआ। अब अगर तुझे कुछ करना है तो कोर्ट का रास्ता है। अब और बहस मत कर, बाहर निकल यहाँ से। तू समझ नहीं रहा है भाई? मैंने जो किया है वह गलत नहीं था, और मैं अपनी जमीन वापस लेकर रहूंगा। अब तुझे जो करना है वह कर, लेकिन समझ ले, यह जमीन अब मेरी है और मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। आकाश अपने घर आ जाता है। अगले दिन आकाश का फोन बजता है। वह कॉल उठाता है। पिताजी, आपसे एक बात करनी थी। हाँ बेटा, बोल, क्या बात है? पिताजी, आपने इस बार कॉलेज की फीस नहीं भरी क्या? प्रिंसिपल सर मुझसे बार बार फीस मांग रहे थे। अरे बेटा, मैं कल तक तेरी फीस भर दूंगा। तू बिल्कुल चिंता मत कर। उनसे एक दिन का समय और मांग ले। ठीक है पिताजी, मैं उनसे बात कर लूंगा। लेकिन पिताजी, आप ठीक तो हैं ना? घर पर सब ठीक चल रहा है? हाँ बेटा, यहाँ तो सब ठीक ही चल रहा है। तू बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। ठीक है पिताजी, मैं मेहनत कर रहा हूँ। आप भी अपना ध्यान रखना। ऐसे ही अगले दिन आकाश के पास कुछ भी पैसे नहीं होते। उसे अपने बेटे की फीस भरनी होती है। वह सोचता है कि अब क्या करें। अरे, अब पैसे कहाँ से लाऊं? मुझे तो कोई पैसे उधार भी नहीं देगा। एक जमीन ही हमारा सहारा थी, वह भी मेरे बड़े भाई ने मुझसे छीन ली। अब बेटे की फीस के लिए पैसे कहाँ से लाऊं? एक काम करता हूँ, अपने दोस्त के पास जाता हूँ। क्या पता वह कुछ मदद कर दे। आकाश उसके पास जाता है। सुरेश भाई, क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो? मुझे अपने बेटे की स्कूल फीस भरनी है, नहीं तो उसकी पढ़ाई रुक जाएगी। आकाश भाई, आप तो जानते ही हो इस समय कितनी तंगी चल रही है। फसल भी अच्छी नहीं हो रही। मैं खुद सोच रहा हूँ कि आगे कैसे संभालूंगा। सुरेश भाई, आपकी बात सही है, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा। मेरे बेटे की पढ़ाई रुक गई तो उसका भविष्य खराब हो जाएगा। पर आकाश भाई, तुम्हारे पास तो अपनी जमीन थी, वो तो बहुत उपजाऊ थी। वहां तो हर साल अच्छी फसल होती थी। सुरेश भाई, वो जमीन अब मेरे पास नहीं रही। मेरे बड़े भाई ने धोखे से वो जमीन मुझसे ले ली और बदले में अपनी बड़ी लेकिन बंजर जमीन दे दी। उस जमीन पर कितना भी मेहनत कर लो, फसल नहीं होती। ये तो बहुत बुरा हुआ आकाश भाई, ये तो किस्मत का खेल है। तो सुरेश भाई, मैं तो यही सोचकर आया था कि आप मेरी मदद कर सकते हो। आकाश भाई, मैं आपकी हालत समझ सकता हूँ, लेकिन सच कहूँ, मेरे पास भी पैसे नहीं है। अगर होते तो मैं जरूर आपकी मदद करता। सुरेश भाई, अगर आप थोड़ा बहुत भी कर सकते हैं तो मेरे लिए बहुत बड़ी मदद होगी। ऐसा करो, मुझे थोड़ा वक्त दो। मैं गांव में किसी से बात करके देखता हूँ, शायद किसी और से उधार लेकर आपकी मदद कर सकूं। सुरेश भाई, अगर आप ऐसा कर सको तो मैं आपकी जिंदगी भर कर्जदार रहूंगा। सुरेश भी मदद करने से इनकार कर देता है। फिर आकाश को अपने घर आ जाना पड़ता है। तभी आकाश के बेटे का फोन आता है। पिताजी, आज फिर स्कूल में सर ने मुझे बुलाकर कहा कि मैंने अब तक फीस क्यों नहीं भरी। वो कह रहे थे कि मैं बस कल का वादा कर रहा हूँ, लेकिन आपने आज भी फीस नहीं भरी। मुझे सबके सामने बहुत शर्मिंदगी हुई। बेटा, मैं जानता हूँ कि तुझे कितनी तकलीफ हो रही है, पर मैं क्या करूँ,
तुम्हारे चाचा ने वो जमीन छीन ली जो हमारे सारे खर्चे चलाने का सहारा थी। क्या चाचा ने? लेकिन कैसे? उन्होंने मुझे झूठी वादा करके कागजों पर दस्तखत करवा लिए। मैंने सोचा था कि वो हमारी मदद करेंगे, लेकिन उन्होंने जमीन अपने नाम करवा ली। अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। पिताजी, ये तो बहुत गलत हुआ। उन्होंने आपसे धोखा किया। बेटा, मैंने उनसे लड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं अकेला क्या करूं? पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं कल ही घर आ रहा हूं। अब मैं देखूंगा कि क्या करना है। ये अन्याय ऐसे नहीं चलेगा। सुबह होते ही आकाश का बेटा राजू गांव में आ जाता है। बेटा, चाचा ने हमारी जमीन धोखे से ले ली, पर अब क्या किया जा सकता है? मैं तो सोच भी नहीं पा रहा कि उसे वापस कैसे लाएं। पिताजी, अब आप मेरी बात सुनिए। हम सुबह होते ही अपने खेत में जाएंगे और पूरे गांव में ऐलान कर देंगे कि हमारी जमीन से सोने के घड़े निकले हैं। बेटा, ये क्या कह रहा है? हमारे खेत में कोई सोने के घड़े थोड़ी निकले हैं। अरे पिताजी, आपको इतनी भी समझ नहीं है। चाचा ने आपसे जमीन धोखे से ली, अब हम भी उसी चाल से वह जमीन वापस लेंगे। पर कैसे? हम पूरे गांव में यह खबर फैला देंगे कि हमारी जमीन में से सोने के घड़े निकले हैं। जब यह बात चाचा तक पहुंचेगी तो उनका लालच जागेगा। वो हमारी जमीन वापस लेना चाहेंगे और जैसे ही वह जमीन हमें लौटाएंगे, हम असलियत सबके सामने ला देंगे। बेटा, यह बात तो सही लग रही है, पर क्या ये ठीक होगा? धोखा देना क्या सही है? पिताजी, यह कोई धोखा नहीं है। यह हमारे साथ हुए अन्याय का जवाब है। उन्होंने हमारे साथ जो किया, हम बस उसी के हिसाब से काम कर रहे हैं। तेरी बात में दम है बेटा। ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। अब देखता हूँ वह कैसे जमीन नहीं लौटाते। बस सुबह का इंतजार कीजिए। इस बार चाचा अपनी ही चाल में फंसेंगे। सुबह होते ही आकाश खेत में खड़े रख देता है और पूरे गांव में ऐलान हो जाता है कि आकाश के खेत से 2 सोने के घड़े मिले हैं। यह बात सेठ को भी पता चलती है। सेठ जी, आपने सुना क्या? जो बंजर खेत आपने आकाश को दिया था, उसमें सोने के घड़े निकले हैं। क्या? सोने के घड़े? तू पागल हो गया है क्या? वो खेत तो पूरी तरह बेकार था। नहीं सेठ जी, ये खबर पूरे गांव में फैल चुकी है। लोग कह रहे हैं कि आकाश को उस खेत में 2 सोने के घड़े मिले हैं और शायद और भी मिल सकते हैं। क्या? सोने के घड़े? और मैं सोच रहा था कि मैंने उसे धोखे से वह बेकार जमीन देकर बड़ा काम किया। सेठ जी, लगता है इस बार तो आकाश का नसीब खुल गया। लोग कह रहे हैं कि अब वो बहुत मालदार हो जाएगा। ये कैसे हो सकता है? वो खेत तो अब उसका हो गया। मैंने तो उससे सिर्फ दस्तखत करवाकर जमीन अपने नाम की थी, पर उसे फिर से दे दी। हाँ सेठ जी, अब वह खेत उसका है और सोने के घड़े भी। आप तो कहते थे कि जमीन बेकार है, लेकिन अब देखिए पूरा गांव आकाश की किस्मत की तारीफ कर रहा है। चुप कर। मुझे अब समझ आ रहा है कि मैंने कितनी बड़ी गलती की, पर यह नहीं हो सकता। मैं सुबह होते ही आकाश से वह खेत वापस ले लूंगा। लेकिन सेठ जी, अब वो जमीन आकाश की है, आप उसे वापस कैसे लेंगे? मैं जो चाहूं कर सकता हूं। उसने मेरे दस्तखत लिए, तो क्या अब वो मेरे पास आकर गिड़गिड़ाएगा? मैं उसके पास जाऊंगा और किसी न किसी तरीके से वो जमीन वापस ले लूंगा। ठीक है सेठ जी, पर देखिएगा इस बार आकाश के साथ धोखा करना इतना आसान नहीं होगा। सुबह होते ही रवि आकाश के घर जाता है। आकाश, मेरे भाई, मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या कहना है रवि? अब क्या नया धोखा देने आए हो? नहीं भाई, इस बार सच बोलने आया हूं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने धोखे से तेरी जमीन ले ली थी। मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। मुझे माफ कर दे और अपनी जमीन वापस ले ले। माफ कर दूं? तुमने मेरे साथ क्या किया, इसका अंदाजा है तुम्हें। मेरी जमीन छीनकर मुझे बंजर जमीन देकर तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरे बेटे की पढ़ाई रुक गई और अब तुम कह रहे हो कि माफ कर दूं। भाई, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं सच में शर्मिंदा हूं। बस एक मौका दे दे। चाचा जी, माफी मांगने से आपकी गलती नहीं सुधर जाएगी। अगर आप सच में अपनी जमीन वापस लेना चाहते हैं और हमारी जमीन लौटाना चाहते हैं, तो आपको अपनी दूसरी जमीन भी हमें देनी होगी। दूसरी जमीन? ये तो ज्यादती है। ज्यादती आपने हमारे साथ जो किया वो क्या था? आपने हमें धोखे से बंजर जमीन दी और हमारी उपजाऊ जमीन ले ली। अब अगर आपको अपनी जमीन वापस चाहिए तो यह शर्त माननी होगी। ये बेवकूफ समझ रहे हैं कि मैं घाटे का सौदा कर रहा हूँ। इन्हें नहीं पता कि जिस जमीन को ये छोड़ रहे हैं उसमें सोने के घड़े हैं। मैं इसे देकर ऐसी कई जमीन खरीद लूंगा। ठीक है राजू बेटा, जैसा तुम कहो। मैं अपनी दूसरी जमीन भी तुम्हें देने को तैयार हूँ। बस जल्दी से कागजात तैयार करो। ठीक है चाचा जी, आप अपनी जमीन और हमारी जमीन के कागजात ले आइए। हम भी तैयार हैं। सुबह होते ही राजू जमीन के कागजात लेकर अपने घर आ जाता है और चाचा की जमीन के कागजात चाचा के घर दिया था। रवि अपने नौकर को भेजता है खेतों को खुदवान के लिए
ताकि उसे सोने के घड़े मिल सके। रवि का नौकर पूरे खेत कोड़ देता है, लेकिन उसे कहीं भी सोने के घड़े नहीं मिलते। वह रवि के घर आता है। रामलाल, तुझे मैंने इस खेत को पूरा खुदवाने के लिए कहा था, क्या हुआ? कोई सोने का घड़ा मिला या नहीं? सेठ जी, मैंने पूरी जमीन को कोना कोना खोद दिया, मगर क्या? जल्दी बोल। सेठ जी, यहाँ कहीं भी कोई सोने का घड़ा नहीं है। ये कैसी बातें कर रहा है? आकाश को तो इस खेत में 2 सोने के घड़े मिले थे। पूरे गांव ने यह सुना था। सेठ जी, यही तो मैं भी समझ नहीं पा रहा, पर सच ये है कि यहाँ कुछ नहीं है। अगर यहाँ कुछ नहीं है तो मैं तो बर्बाद हो गया। मैंने अपनी दूसरी जमीन भी आकाश को दे दी थी। यह नहीं हो सकता। सेठ जी, मुझे तो लगता है कि आकाश ने आपको धोखा दिया है। उसने सोने के घड़ों का झूठा लालच देकर अपनी जमीन भी वापस ले ली और आपकी दूसरी जमीन भी हड़प ली। क्या? आकाश और उसका लड़का राजू? उन्होंने मुझे बेवकूफ बना दिया। जी सेठ जी, उन्होंने बड़ी चालाकी से यह सारा खेल खेला। पहले पूरे गांव में खबर फैलाई कि उनकी जमीन में सोने के घड़े हैं। फिर उन्होंने आपको इतना मजबूर कर दिया कि आपने अपनी जमीन भी उनके हवाले कर दी। ये आकाश का लड़का राजू, उसी ने यह चाल चली होगी। उसने मेरे लालच का फायदा उठाया। सेठ जी, आपने भी तो आकाश की जमीन धोखे से ली थी। अब वही चाल आपके खिलाफ हो गई। नहीं, अब मैं क्या करूं? मेरी सारी जमीन चली गई। ये आकाश और उसका लड़का तो मुझे बर्बाद करके छोड़ेंगे। सेठ जी, ये ऊपर वाले का न्याय है। आपने जो बोया वही काटा। बेटा, तुमने देखा हमने चाचा जी को कैसे उन्हीं की चाल में फंसा दिया। जैसे उन्होंने धोखा देकर हमारी जमीन छीनी थी, वैसे ही हमने भी उनकी जमीन हड़प ली। अब वो बंजर जमीन खोदते रहेंगे और उनके हाथ कुछ भी नहीं आएगा। समझ गए होंगे कि दूसरों को फंसाने का अंजाम क्या होता है। बिल्कुल पिताजी, इस दुनिया में सीधा साधा इंसान बस लुटता है। चाचा जी ने सोचा था कि हमें कमजोर समझकर हमारी मेहनत की जमीन छीन लेंगे, लेकिन देखिए, असली चालाकी तो हमने दिखाई। अब उनकी हर चाल उल्टी पड़ रही है। बेटा, ये दुनिया सीधों के लिए नहीं बनी। यहाँ अगर जिंदा रहना है तो जैसे को तैसा करना पड़ता है। उन्होंने हमारे साथ जो किया वही हमने उनके साथ कर दिखाया। ऊपर वाला सब देख रहा है। उसकी अदालत में देर है लेकिन अंधेर नहीं। सच कहा पिताजी। चाचा जी को यही समझ नहीं आया कि समय कभी एक जैसा नहीं रहता। उन्होंने जब हमारी जमीन ली थी तो उनके चेहरे पर जो घमंड था, अब देखिए वही घमंड उनके लिए सजा बन गया। यही तो बात है बेटा, इस दुनिया में कमजोर को सब कुचलते हैं। अगर अपना हक चाहिए तो लड़ना पड़ेगा, और लड़ाई जीतने के लिए कभी कभी चालाकी भी दिखानी पड़ती है। हमने जो किया वो उनका किया हुआ हिसाब बराबर करने के लिए था। हाँ पिताजी, और ये सबक सिर्फ चाचा जी के लिए नहीं, बल्कि उन सब के लिए है जो सोचते हैं कि धोखे से किसी का हक छीनकर वो चैन से रह लेंगे। उन्हें समझ आ जाएगा कि ऊपर वाले के घर में सबका हिसाब होता है। सही कहा। और देखना बेटा, अब वो दिन दूर नहीं जब चाचा जी अपने किए पर पछताएंगे। ये बंजर जमीन उनकी सजा है। हमें बस अपनी मेहनत और हक पर भरोसा रखना है। आपकी बातों से हमेशा हौसला मिलता है। अब तो यकीन हो गया है कि हमने जो किया वो सही था। ये दुनिया उन्हीं की है जो अपना हक छीनना जानते हैं। हाँ बेटा, और याद रखना, यहाँ कमजोर की कोई जगह नहीं। हमें हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। जैसे तुमने चाचा जी को सबक सिखाया, वैसे ही हर किसी को उनकी औकात याद दिलानी पड़ेगी। अब समझ गया पिताजी। जिंदगी में अगर सम्मान से जीना है तो अपनी ताकत दिखानी ही पड़ेगी, चाहे जो हो। अब हमारी जमीन कोई हमसे छीन नहीं सकता। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, चाहे अपना हो चाहे पराया। हमेशा सबके साथ अच्छा करना चाहिए। अगर अच्छा करोगे तो ऊपर वाला तुम्हारे साथ भी अच्छा करेगा।